हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 19 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं और 1 आर्टिकल द हिंदू से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है टू गेट बैक ऑन ट्रैक। रिसेंटली रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है ट्रेन के बीच में, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, इशू एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम, इसकी बात करेंगे। जो सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, जो रिफॉर्म कर रही है, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है हाई कॉस्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक डीकपलिंग। ये आर्टिकल की जो थीम है वो है ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये बेसिकली आपका आर्टिकल की थीम रहेगी। जो ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे दुनिया पे, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अभी टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट आर्टिकल आपका जो डिस्कस किया जाएगा, स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव एनवायरमेंट कंसर्न इन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ पर बनाया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या हैं, इस प्रोजेक्ट से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे इस लोकेशन की। ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार, प्री के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है टू गेट बैक ऑन ट्रैक। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होंगे वो प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। आर्टिकल की थीम क्या है, इंडियन रेलवेज इश्यूज एंड चैलेंजेस, ये आर्टिकल की थीम है और इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेंस का एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामाइन द चैलेंजेस और इश्यूज फेस्ड बाय इंडियन रेलवे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, स्पीड, सेफ्टी and financial sustainability. Suggest a roadmap for modernizing the rail network and enhancing its efficiency. 10 मार्क्स में आ सकता है आपको, है ना। आपको पूछा जा सकता है कि रेलवे के क्या क्या इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं और कुछ मेजर सजेस्ट करिए, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू हम एड्रेस करेंगे, एक मेंस का अच्छा सा क्वेश्चन तैयार करेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली ट्रेन कोलिजन बहुत न्यूज़ में था। संडे के दिन में एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में कोलिजन हुआ। पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी, मालगाड़ी आई और उससे टकरा गई। ये इंसिडेंट सिलीगुड़ी के पास में वेस्ट बंगाल में हुआ है, जिसमें कम से कम 9 लोगों की जानें गई हैं, 40 से अधिक लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। 1995 से अगर हम बात करें तो 1995 से ऑलमोस्ट 30 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें 7 बहुत बड़े एक्सीडेंट हुए। 1995 में रेलवेज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 358 लोगों की जानें गई थी। ये जो एक्सीडेंट था, ये फिरोज़ाबाद कोलिशन ऑफ 1995 के नाम से जानते हैं इसे। और उसके बाद टोटल 7 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 200 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। ये 7 बड़े एक्सीडेंट हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा, बालासोर उड़ीसा में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मल्टीपल ट्रेन का कॉलिजन हुआ था। उसका रीज़न सिग्नल फेलियर था और लगभग 287 लोगों की उसमें जान गई थी। तो एक चीज़ तो इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन से कंफर्म है कि हम लोगों ने पिछले 30 सालों में जो हमारी लर्निंग्स है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। इवन अगर हमने लर्न भी किया है तो भी हमने जो सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ थे रेलवेज़ के, उसे प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया है। क्योंकि अगर आपका इंसिडेंट इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है 95 में, उसके बावजूद भी 30 साल बाद उसी लेवल का इंसिडेंट या उसी तरह का इंसिडेंट हो रहा है जिसमें लगभग 300 लोगों की जाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, इसे समझते हैं। क्यों नहीं जो है हम इस कंसर्न को एड्रेस कर पाए, क्या दिक्कतें रही होगी, क्या इश्यूज़ और चैलेंजेस रेलवेज फेस कर रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये जो है हमने जो क्वेश्चन में बात की थी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की, ये एक बहुत बड़ा इशू है। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 98 रुपये खर्चा करो तो 100 रुपये रेवेन्यू होता है। 98 रुपये खर्चा करने पे 100 रुपये अगर रेवेन्यू होगा तो फिर 2 ही रुपये बचेगा।
और ये 2 रुपये आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, मेंटेनेंस करने में लगाओगे। सफिशिएंट है कि ये 2 रुपये मेंटेन करने में, जितने भी इक्विपमेंट है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपकी ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वही बहुत ज़्यादा है। तो ये रेवेन्यू जो आपका आ रहा है और जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है रेवेन्यू, है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर नहीं पा रहे। तो इंडियन रेलवे को किस पे रिलाय करना पड़ता है? जो बजट में सरकार पैसा दे रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ज़्यादातर जो है वो बजट जो सरकार से पैसा मिलता है उसी पे रिलाय करते हैं, खुद से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और यही एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का इशू है। आप खुद से रेवेन्यू जनरेट क्यों नहीं कर रहे? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो मोनोपोली है इसमें सरकार की, तो जब भी सरकार की किसी चीज़ में मोनोपोली हो, कंपटीशन ना हो, तो ऑलरेडी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो डेड वेट लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है, आपका करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, टारगेटेड अप्रोच नहीं होती प्राइवेट सेक्टर वाली। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनके कारण जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। चीज़ें क्लियर है क्या? अब ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर नहीं होगा तो फिर आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे इक्विपमेंट्स को, और इक्विपमेंट को मेंटेन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो समझ में आया कि कैसे जो है आपका फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के कारण सेफ्टी इश्यूज़ जो है एड्रेस नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट क्या है? क्रॉस सब्सिडाइजेशन। क्या है? रेलवे हमारे यहाँ इमोशन है यार, है ना, इतने सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह हज़ारों किलोमीटर लेकर जाना, और ज़्यादातर पॉपुलेशन बहुत ही लोअर तबके की है, तो बहुत ज़्यादा उनसे पैसा नहीं लिया जा सकता, है ना। तो यहाँ पर जब रेलवे मिनिस्टर आपकी ममता बनर्जी थी और उस समय बोला गया कि रेलवे हमें कभी प्रॉफिट ही नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि आप रेलवे को प्रॉफिट और लॉस के टर्म्स में देखना बंद करिए। क्यों देखना बंद करिए? क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए चलाई जा रही है, और जो हमारा सोशल वेलफेयर जो सरकार का मेन पर्पस होता है वो फुलफिल होना चाहिए, और इसी कारण से क्रॉस सब्सिडाइजेशन करना शुरू किया गया। क्या क्रॉस सब्सिडाइजेशन? जो पैसेंजर्स के टैरिफ थे, जो टिकट थी, उसको कम किया गया, और उसके बदले में जो फ्राइट थी, जो आपके गुड्स और जो गुड्स यहाँ से भेजे जाते थे, जो बल्क गुड भेजे जाते थे मालगाड़ी में, उसको एक्सपेंसिव कर दिया गया। तो यहाँ हुआ क्या है कि फ्राइट एक्सपेंसिव हो गए और आपके पैसेंजर का जो टैरिफ है वो कम हो गया। इसको हम बोलेंगे क्रॉस सब्सिडाइजेशन। इसके कारण होगा क्या? इसके कारण जो फ्राइट का मार्केट था वो लॉस कर दिया। किसने? रेलवे ने। किसको लॉस कर दिया? एयरवेज को और रोडवेज को, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। यहाँ पर टाइम भी बहुत लग रहा था रेलवेज़ में, और दूसरा कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो लोगों ने बोला कि इससे अच्छा है रेलवे कौन जाए, इतनी झंझट कौन करे, अपना रोड से ही भेज देते हैं। तो जो मार्केट था इन्होंने लूज़ कर दिया क्रॉस सब्सिडाइजेशन के कारण। इससे रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टेटमेंट दे दिया, अब आप उसको जस्टिफाई करेंगे। The Indian Railway has consistently lost market share in both passenger and फ्राइट स्ट्रीम। पैसेंजर और फ्राइट स्ट्रीम दोनों में ही अपना मार्केट इनका कम होते जा रहा है। इनफैक्ट सिंस 2010 से 12 द टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर ट्रैफिक हैज़ स्टेगनेंट और डिक्लाइन, वाइल एयर एंड रोड मोड्स हैव सीन अ ग्रोथ ऑफ 6 to 12% ईच ईयर। 2014-15 से 2019 बीच की अगर हम बात करें, द पैसेंजर ट्रैफिक डिक्लाइन फ्रॉम 995 बिलियन पास किलोमीटर टू 914 बिलियन पास किलोमीटर, एंड फ्राइट स्टैग्नेंट बिटवीन 682 एंड 739 बिलियन नेट टन किलोमीटर। ठीक, तो ये आपको डेटा यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को क्या करने के लिए? जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इशू क्या है यार? कंजस्टेड नेटवर्क्स है ना। इंडिया में नेटवर्क कंजस्टेड है, ये हम जानते हैं। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ट्रेनें चल रही है उन्हीं ट्रैक पर, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जनरली जो फ्राइट है आपकी मालगाड़ी वो भी उन्हीं ट्रैक पर चलती हैं, जो बीच वाले ट्रैक होते हैं उन पे चलती, लेकिन ट्रेनों को बहुत ज़्यादा रुकना पड़ता है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को प्राथमिकता मिलती है। ऐसे में जो आपकी फ्राइट ट्रेन होती है उसकी स्पीड बड़ी कम होती है। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से जो फ्राइट ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। अब हमने एक दिन जो है सब कुछ लोडिंग कर दिया और उसके बाद वो ट्रेन पहुँच रही है 3 दिन बाद, है ना। तो सब्जी भाजी तो भेजी नहीं जा सकती, ऐसे में बड़ी मुश्किल है। जो बल्क गुड्स हैं जैसे कि आपके ऑयल हो गया,
जैसे कि आपके रॉ मटेरियल हो गए, कोल हो गया, इनको भेजने में भी 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट और टाइम ये सारी चीज़ें लगती है। तो फिर ऐसे में रोडवेज़ का यूज़ करने लगते हैं जो आपके ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना जो मार्केट शेयर है रेलवेज़ वो लॉस्ट कर रहा है। चीज़ें क्लियर है क्या? और इसलिए इसका रेवेन्यू और कम होता जा रहा है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल इश्यूज और आते जा रहे हैं। नेक्स्ट इशू क्या है यार? पंक्चुअलिटी इशू एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, स्पीड और पंक्चुअलिटी ये दो बहुत बड़े कंसर्न हैं। यहाँ स्पीड की हमने बात कर ली। पंक्चुअलिटी इशू क्या है? हमारे यहाँ ट्रेन कभी टाइम पे नहीं पहुँचती। अगर ठंड चल रही है, फॉगी है, तो फिर तो मान के चलो कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप समय पे पहुँच जाओ। ठीक है, आप राजधानी से चले जाओ, आप वंदे भारत से चले जाओ, आप कोई भी भारत से चले जाओ, है ना, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आप समय से पहुंच जाएं। आपकी नॉर्मल जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं वो 12-12 घंटे लेट होती हैं अगर ठंड का समय है। नॉर्मली भी आपको पंक्चुअलिटी कभी देखने को नहीं मिलेगी। और हमारा जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न है वो है सेफ्टी इशू। अब ये सेफ्टी इशू का जो कंसर्न है उसके बारे में थोड़ा डेटा देख लेते हैं। कैग की रिपोर्ट यहाँ पर जो है क्या की गई है, कोट की गई है। ये कैग की रिपोर्ट आपको भी कोट करना है अपने मेंस के आंसर में। रिसेंटली सीएजी ने 2 रिपोर्ट्स इशू की है। पहली रिपोर्ट है रिपोर्ट्स ऑन सेफ्टी ऑफ इंडियन रेलवेज, दूसरी है रिपोर्ट्स ऑन स्पीड एंड पंक्चुअलिटी ऑफ इंडियन रेलवे। जो पहली रिपोर्ट है स्पीड और पंक्चुअलिटी वाली, वो क्या कह रही है? बिटवीन 2014 एंड 2019 देयर हैज़ बीन नो इंक्रीज इन द एवरेज स्पीड ऑफ मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन। दिस हैज़ रिमेन्ड एट 50 to 51 किलोमीटर पर आवर कॉन्ट्ररी टू द क्लेम ऑफ अचीविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर अंडर मिशन रफ्तार। तो यहाँ क्या कह रहा है? 2014 से 19 के बीच में इंडिया की जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है उनकी स्पीड अभी भी 50-51 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास ही है। हालांकि सरकार ने क्लेम किया था कि रफ्तार मिशन के अंदर हम इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचा देंगे, लेकिन उनके क्लेम के अगेंस्ट कॉन्ट्ररी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अभी भी स्पीड जितनी थी उतनी ही रह गई है। As for freight trains, the average speed actually declined marginally, the contrary to the board claim of doubling the speed। ठीक, यहाँ पर जो फ्राइट ट्रेन्स हैं उसके बारे में बात करें तो इसी ड्यूरेशन में फ्राइट ट्रेन की स्पीड इनफैक्ट कम हुई है, जबकि जो सरकार है, जो रेलवे बोर्ड है, उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी स्पीड को डबल कर देंगे। 30 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड है, इसे 60 करने की बात की जा रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। इनफैक्ट इसकी स्पीड और कम हो चुकी है, जो कि सरप्राइजिंग है। It is pertinent to mention that 20 years ago, Indian Railway acquired technology and manufacturing capability to build coaches and locomotives to raise the maximum operational speed from 110 to 130 to 160 to 200 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसे जो स्पीड कम हुई है उसे किसके बैकड्रॉप में देखेंगे? 20 साल पहले इंडियन रेलवेज ने ऑलरेडी जो है एक्वायर कर चुका है टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, जिसके थ्रू वो ऐसे लोकोमोटिव्स, ट्रेन के डब्बे बना सकता है जिसकी ऑपरेशनल स्पीड 100, 120, 140, 150, 160 हो सकती है। उसके बैकड्रॉप में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सरकार ने, इंडियन रेलवेज़ ने बिल्कुल भी जो है रफ्तार बढ़ाने पर काम नहीं किया है। सेकेंड रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि सेफ्टी के ऊपर है, रेल एक्सीडेंट्स के ऊपर है। द सेकेंड सीएजी रिपोर्ट विच इज़ ऑन एक्सीडेंट्स इज इक्वली सॉबरिंग। दो देयर हैज़ बीन अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स, बिल्कुल ये तो सही बात है कि रिडक्शन हुआ है पिछले 10 से 15 सालों में। इट इज़ लार्जली अ रिजल्ट ऑफ मैनिंग ऑफ अनमैन्ड रेल रोड क्रॉसिंग। जो आपके इंसिडेंट्स कम हुए हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जो अनमैन्ड रेल रोड क्रॉसिंग थी उसको मैन कर दिया गया, उसे मैनिंग कर दी गई है, या फिर बहुत सारी जो आपकी मैनिंग रेल रोड क्रॉसिंग भी थी उसमें ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है। इसके कारण जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो कम हो गए हैं। और जो कॉलिशन वाले इंसिडेंट्स हैं वो भी थोड़े कम हुए हैं, लेकिन स्टिल अभी नंबर हाई है। The report has expressed serious concern about the continuing high rate of asset failures,
पर्टिकुलरली सिग्नल फेलियर्स एंड रेल फ्रैक्चर्स। जो रिपोर्ट है उसने बहुत ज़्यादा कंसर्न एक्सप्रेस किया है रिलेटेड टू हाई रेट ऑफ एसेट फेलियर। जो एसेट्स हैं, जो आपके रेलवे ट्रैक हैं, कभी उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, कभी आपके सिग्नल खराब हो जाते हैं, तो एसेट फेलियर एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण ये सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जो बालासोर इंसिडेंट हुआ था वो भी सिग्नल फेलियर के कारण हुआ था। तो अगर दोनों रिपोर्ट का हम एसेंस देखें तो वो क्या है, दिस high asset failure rate coupled with numerous speed and capacity bottleneck in the existing Indian railway network has led to inadequate safety and punctuality and stagnant speed। ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों रिपोर्ट का एक एसेंस हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जो हाई एसेट फेलियर है उसके साथ साथ जो स्पीड है वो बहुत कम है, कैपेसिटी बॉटलनेक्स है एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे में, जिसके कारण इनएडिक्वेट सेफ्टी है और स्टैग्नेंट स्पीड है, और ओवरऑल जो है आपको इंडियन रेलवे को ये सारे इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, चैलेंजेस हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, है ना यार, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की है, उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, है ना, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गए हैं, पूरी ट्रेन छपी हुई रहती है, तो उससे रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा है। दूसरा क्या है, टैरिफ को रैशनलाइज किया है। जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रहा था ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है सरकार। इसलिए पिछले कुछ सालों में जो पैसेंजर ट्रेन है उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हुए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मर्जिंग ऑफ बजट। रेलवे के लिए अलग बजट होता था, एक जनरल बजट आता था, दोनों को 2017 में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब रेलवे के पास जो बजट है उससे, जो जनरल बजट है उससे मिनिस्ट्री से अब ज़्यादा पैसा मिल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो इक्विपमेंट है उसे मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का भी सरकार ने काम किया, जैसे कि मिशन रफ्तार, जिसमें हमने अभी बात की थी 75 किलोमीटर तक स्पीड बढ़ाने की बात की जा रही है। हालांकि ये हुआ नहीं है पर स्टिल कोशिश की जा रही है। दूसरा, रेल संरक्षण कोष, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसका मेनली जो पर्पस है, टू एलिमिनेट मैन एंड अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। ठीक, ये सारी चीज़ें की गई है, इससे एक्सीडेंट कम हो। अपन ने रिसेंटली पढ़ा था, है ना, जब बालासोर एक्सीडेंट हुआ था तो रेल कवच के बारे में याद होगा आपको, तो वो इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से सरकार जो है लगा दी है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स भी किए हैं सरकार ने, जैसे कि डिफरेंट सर्विसेज को मर्ज कर दिया है IRMS में, है ना। पहले इंजीनियरिंग सर्विस से अलग एग्ज़ाम हुआ करती थी, AS से अलग एग्ज़ाम हुआ करती थी, फिर दोनों डिपार्टमेंट में क्लैश हुआ करता था, कौन सुपीरियर, ये लड़ाई बहुत चलती थी। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट वॉर को ख़त्म करने के लिए एक ही एग्ज़ाम करना डिसाइड किया गया। नेक्स्ट क्या है, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जो कि प्राइसिंग के ऊपर डिसीजन लेगी और किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है उस पर फोकस करेगी। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर और लिखी हुई है, वो और देख लेते हैं। सरकार का जो फोकस है वो बुलेट ट्रेन बनाने पर है, रिसेंटली वंदे भारत जैसी ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने पर है। मुझे तो लगता है कि ये भी एक तरीके से ठीक है। धीरे धीरे आपको जो ख़राब आपकी ट्रेनें हैं उसको रिप्लेस करिए। आप जो है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जो लीप अप होती है वो नहीं कर सकते, इसलिए नई ट्रेन लाना ज़रूरी है। हालांकि जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि आपकी प्रायोरिटी सही नहीं है, आपका जो खर्चा आप कर रहे हैं वो गलत जगह कर रहे हैं, आप पहले जो ट्रेन्स हैं उसी को सुधारिए। तो आप दोनों ही पॉइंट्स लिख सकते हैं, है ना। अब ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी जो है पहले जो एग्जिस्टिंग ट्रेन और एग्जिस्टिंग ट्रेन की सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करना होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा आर्गूमेंट हो सकता है। ठीक, तो ये बेसिकली आपका पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाई कॉस्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक डीकपलिंग। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थीम की बात करें ओवरऑल तो थीम क्या है, ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म इन वेस्टर्न वर्ल्ड। यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम, एंटी ग्लोबलाइजेशन की। कहाँ पर एंटी ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। प्रोटेक्शनिज्म कहाँ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया बढ़ रहा है। स्पेशली कहाँ बढ़ रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में बढ़ रहा है। एक ज़माना था जब वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है बिल्कुल प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट हुआ करती थी, बोलती थी कि भाई ग्लोबलाइजेशन ही फ्यूचर है, बोलती थी लिबरलाइजेशन ही फ्यूचर है, आप लोग क्या करिए, रिफॉर्म्स करिए और ट्रेड करिए, है ना। पूरा WTO में नेगोशिएशन कर करके इन लोगों ने ट्रिम लेकर आए और न जाने कितने सारे एग्रीमेंट्स लेकर आए।
डेवलपिंग कंट्रीज़ के यहाँ पूरा फ्लड कर दिया अपने गुड्स से, मैन्युफैक्चर गुड्स से, खूब पैसा कमाया इन लोगों ने। अब आज जब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है इनके इनके मार्केट को फ्लड कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज से, तो इन लोगों को जो है प्रोटेक्शनिज्म की याद आ रही है। इनको लग रहा है कि अरे अरे यार बिल्कुल सही नहीं है ये ग्लोबलाइजेशन, तो इससे तो नुकसान हो रहा है। आज जब इनको नुकसान हो रहा है तो ये लोग जो स्टैंड इनका है वो बदल चुका है, प्रो ग्लोबलाइजेशन से प्रो प्रोटेक्शनिस्ट और प्रो टैरिफ वाली ये कंट्री बन चुकी है। तो ये जो प्रो प्रोटेक्शनिज्म है या फिर ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म है, ये दुनिया के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब ट्रेड होता है तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि आप वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जो सबसे एफिशिएंट होगा, जो सबसे कम दाम में बन रहा होगा, उससे वही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा अगर आप वही चीज़ों को यूज़ करेंगे। और वही जो रिसोर्सेज है जो आदमी सही से इस्तेमाल कर रहा है तभी तो कॉस्ट कम है। तो ओवरऑल जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ है वो भी सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। तो ट्रेड एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से है वो तो है ही, लेकिन एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से हाईली इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि हम उस क्रॉस रोड पे हैं जहाँ पर हम जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है वो नहीं झेल सकते, उसके लिए हमारा अर्थ प्लानेट तैयार नहीं है, वहाँ पर जो प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स हैं वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी नुकसान होगा। इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं इसके बारे में बात करेंगे। न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, जो बाइडन, उन्होंने फ्रेश राउंड ऑफ टैरिफ जो है चाइनीज़ गुड्स के ऊपर लगाए हैं। ठीक, ये डिसीजन पॉलिटिकल है, कंप्लीट पॉलिटिकल डिसीजन, इसलिए क्योंकि इस साल चुनाव होने वाले नवंबर में और इनके अगेंस्ट में ट्रंप है ना। तो ट्रंप पहले ही उनका जो स्टैंड है मेक अमेरिका ग्रेट, और उन्होंने चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाए थे प्रोटेक्शनिज्म की, वो अपने आप में एक मिसाल है। वो आदमी जब देखो तब किसी पे भी टैरिफ लगा देता था। तो वो जो है इसी जो प्रीमाइसेस है या फिर इसी परसेप्शन को काउंटर करने के लिए जो बाइडन है उन्होंने ये टैरिफ लगाए हैं। अब जो यूनाइटेड स्टेट है उनके जो भी इकोनॉमिक डिसीजन भी होते हैं वो भी नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लिए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण लिए जाते हैं। जैसे ये डिसीजन पॉलिटिकल था, इससे जो है कहीं ना कहीं जो बाइडन ये भी दिखाना चाहते हैं कि उनका जो स्टैंड है वो क्या है, प्रो पुअर है, प्रो वर्कर्स है ना। जो टैरिफ लगेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी। तो इस तरीके से वो अपना जो इलेक्शन है उसमें जो उनका लेफ्ट वाला स्टैंड है डेमोक्रेट का, वो कहीं ना कहीं यहाँ शो कर रहे हैं। अच्छा, क्या किया इन लोगों ने ये देख लेते हैं। टैरिफ किस में लगाया है? चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टैरिफ लगाया गया है। लगभग 25% के आसपास जो है ये टैरिफ लगाया गया है। और इसके थ्रू जो बाइडन है उन्होंने अपना जो प्रो यूनियन सपोर्ट है, जो प्रो यूनियन स्टांस है, प्रो यूनियन सपोर्ट है, उसको जो है शो किया है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्वियसली इससे ईवी मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली भी बढ़ेगी। इसके अलावा न्यू टैरिफ मेडिकल डिवाइसेस पे भी लगाए गए हैं। और जो मेडिकल डिवाइसेस पे टैरिफ लगाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट है वो पूरा का पूरा किस पे रिलाई करता है? चाइना के ऊपर रिलाई करता था। लगभग $640 मिलियन का जो इंपोर्ट है वो चाइना से आता था। तो यहाँ पर भी जो है टैरिफ लगाए गए हैं। इससे जो अमेरिकन जो हेल्थ केयर बिजनेस वाले हैं उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा है, लेकिन इससे नुकसान पूरी दुनिया का होगा। हालांकि इंडिया को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। पहले इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे ना, क्योंकि जब भी प्रोटेक्शनिज्म होता है तो फिर ऑब्वियसली उसके इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया में होते हैं, है ना। चाइना को नुकसान होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी है चाइना का दूसरी कंट्री के साथ में। जैसे कि पहला इशू तो ये होगा कि आपने जो है ईवी के ऊपर क्या कर दिए? टैरिफ लगा दिए। अब क्लीन एनर्जी जो ट्रांजिशन है वो और डिले हो सकता है और महंगा हो सकता है। तो आपका जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है वो पहला इम्प्लीकेशन हो सकता है, उसमें डिले पहला इम्प्लीकेशन हो सकता है। इसके साथ साथ अब चाइना भी टिट फॉर टैट करेगा, है ना। वो भी जो है इनके ऊपर कुछ इम्पोज करेगा और फिर ये जो वॉर है ये चलती रहेगी। इससे ओवरऑल जो है किसको नुकसान हो रहा है? ट्रेड एंड कॉमर्स को नुकसान हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को नुकसान हो रहा है। ओवरऑल जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो ख़त्म होने लगेगी। ओवरऑल जो कंज्यूमर सरप्लस होता था, जो कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ गुड्स सस्ते दामों में मिलते थे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है ओवरऑल पूरी दुनिया को नुकसान होगा। बाकी कंट्रीज़ भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर सकती है, तो यहाँ पर रिपल इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दूसरा चैलेंज ये हो जाएगा। इसके अलावा
जो जब चाइना की इनकम कम होगी, है ना, जब वो एक्सपोर्ट कम करेगा तो ऑब्वियसली इनकम कम होगी वहाँ के लोगों की, हाउस होल्ड की। और मल्टीनेशनल कंपनी जो है अपना बहुत सारा जो गुड्स हैं वो किसको बेचती है? चाइना को। कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है चाइना। अगर वहाँ के लोगों की इनकम कम होगी तो यहाँ से जो यूनाइटेड स्टेट के ही मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनका एक्सपोर्ट भी कम होगा, तो नुकसान अल्टीमेटली दोनों को ही होने वाला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील जैसी कंट्री जो कि रिसोर्स रिच कंट्री है, ये चाइनीज़ इकॉनमी को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। अगर चाइना की इकॉनमी या फिर ओवरऑल जो इनकम है वहाँ के लोगों की वो कम होती है, तो फिर ऐसे में इनके एक्सपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, है ना। और इनका एक्सपोर्ट कम होगा तो यहाँ पर भी इनकम कम होगी। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील जैसी कंट्री के लिए इम्प्लीकेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। जो इफेक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है और ग्रेट पावर कंपटीशन है उससे ये इम्यून नहीं रह पाएंगे। हम आसियान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। लेकिन इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, किसको रिप्लेस करने की? चाइना को रिप्लेस करने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वॉशिंगटन ने बहुत स्ट्रिक्टर रूल्स लगाए हैं रूल ऑफ ओरिजिन पे, और इसके अलावा कोई तीसरी कंट्री के भी वो गुड्स नहीं लेंगे अगर चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है। इसका मतलब चाइना से आसियान ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और यूनाइटेड स्टेट्स को भेजा तो वो नहीं चल पाएगा, उस गुड्स को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा इशू आएगा किसके साथ? साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है। तो ये इम्प्लीकेशन साउथ ईस्ट एशिया के लिए हो जाएंगे। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को फ़ायदा हो सकता है यार। क्यों फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर बेस उतना ही है, चाइना जितनी बड़ी इकॉनमी है, हम मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। ईवी के प्लांट भी इंडिया में लगने वाले हैं, टेस्ला भी यहाँ आने वाला है और भी जो है कंपनीज यहाँ पर अपने ईवी प्लांट खोलने वाली। सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी का ईवी प्लांट आने वाला है, ये सब हमने पढ़े थे इंडियन एक्सप्रेस में, न्यूज़ में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होने वाली, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन कितना बेनिफिट होगा ये पता करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैचिंग अप फेज़ में है, अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव ज़रूर लिए हैं लेकिन स्टिल अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना इस्टेब्लिश नहीं है। चाइना को कम्पीट करने लायक तो इस्टेब्लिश बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, हमको जो है लो एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है क्या है कंपटीशन है। किससे? आसियान कंट्री से। इवन बांग्लादेश और आपके जो मालदीव्स हैं इनसे भी आपको कंपटीशन है, ठीक है। म्यांमार है, इनसे भी आपको कंपटीशन है। और इसके कारण ओवरऑल जो है क्या हमारे लिए कितना बेनिफिट होगा ये कह पाना मुश्किल है। अगर ओवरऑल बात करें, मोर एंड लेस इस प्रोटेक्शनिज्म के ग्रो होने से पूरे दुनिया को नुकसान होगा। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर की बात करें तो वो ये जो डीकपलिंग हो रही है इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं और हो सकता है कि इन्वेस्टर बहुत समय तक इन्वेस्टमेंट ना करे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर रुक जाएगा तो ओवरऑल जो वर्ल्ड जीडीपी है, इकॉनमी जो ग्रो हो रही है वर्ल्ड की, वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने आंख बंद करके रखी है, वो भी क्या करेगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ही क्या, जितनी कंट्री है उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी जो WTO की अपीलेट बॉडी है उसमें अपॉइंटमेंट को ब्लॉक करके रखा है और एडजुडिकेटरी जो प्रोसेस है वो पैरालाइज हो चुकी है। तो WTO भी अब कोई काम का नहीं रहा है। ये जो राइवलरी चल रही, जो कंपटीशन चल रहा है, जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है, उसके कारण ओवरऑल पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। ना ही चाइना को फ़ायदा होगा, ना ही यूनाइटेड स्टेट को फ़ायदा होगा और ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। जो इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर है उसे दोबारा रीइस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत हाई रिस्क पर है। चीज़ें क्लियर है क्या? ये हमारा आर्टिकल था यार, एकदम सिंपल आर्टिकल था ना। इम्प्लीकेशन देख लिए जो आपके ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म हो रहे हैं उसके लिए इंडिया को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, कितना ये नहीं पता। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव एंड एनवायरनमेंट कंसर्न इन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप मेंस में एग्जाम्पल के रूप में इस प्रोजेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की या फिर अंडमान निकोबार की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में सारी चीज़ें आ सकती है। इससे रिलेटेड जो एनवायरमेंट कंसर्न है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्री पर्सपेक्टिव से तो हाईली इंपॉर्टेंट है ही, मेंस पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक। शुरू करते हैं। रिसेंटली जो केंद्र सरकार है उन्होंने
2000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड प्रोजेक्ट जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड में शुरू करने की बात की थी। ठीक, कौन सा प्रोजेक्ट है? मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि कौन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। यहाँ पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा। एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो लगभग 4000 पैसेंजर हैंडल कर सकता है। इसके अलावा टाउनशिप और गैस सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, जो कि लगभग 16,000 हेक्टेयर्स में फैला रहेगा। ये सारे के सारे जो है प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ के ये प्रोजेक्ट हैं जो कि सरकार के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं। जो साइट है इन प्रोजेक्ट को डेवलप करने की वो है गैलेथिया बे, जो कि साउथ ईस्टर्न कॉर्नर है ग्रेट निकोबार आइलैंड का, जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के प्रीलिम्स में पहले भी चीज़ें आई है। ठीक है, तो गैलेथिया बे इसका जो है ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, और यहीं पर जो है आपका जो इंटरनेशनल आपका कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है वो बनाया जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या? ये आपका क्या है? ग्रेट निकोबार आइलैंड है। ये दिख रहा है सबांग से कितना पास में है? सबांग क्या है पता है क्या? कोको आइलैंड से कितना पास में है? कोको आइलैंड क्या है पता है क्या? देख लेते हैं अब, है ना, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। तो ग्रेट निकोबार सदर्न मोस्ट और लार्जेस्ट निकोबार आइलैंड है। क्लियर है? इंदिरा पॉइंट जो है इसी के एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर है, और लगभग 170 किलोमीटर है सबांग से, जो कि सुमात्रा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। क्लियर है? इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है सबांग, उससे इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसका डिस्टेंस 90 नॉटिकल माइल और 170 नॉटिकल माइल है। चीज़ें क्लियर है? ग्रेट निकोबार में 2 नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है शॉपमैन और निकोबारीज ट्राइबल पीपल की, और कुछ नॉन ट्राइबल सेटलर्स भी हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये आइलैंड को 2 भागों में डिवाइड किया। टोटल 836 आइलैंड्स हैं यहाँ पर, और अंडमान आइलैंड नॉर्थ का है और साउथ में निकोबार आइलैंड है, और दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है 150 किलोमीटर वाइड। ठीक, तो ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स में आ सकती है 2025 में, ये सारा चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। अब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पर ना चाइनीज़ मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है यार। चाइनीज़ मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ रही है तो चिंता तो होनी ही है। क्यों बढ़ रही है? कहाँ बढ़ रही है? पहले तो कोको आइलैंड, म्यांमार का कोको आइलैंड, यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। और नॉर्थ ऑफ निकोबार से अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे कोको आइलैंड की, तो केवल 55 किलोमीटर है। तो सबसे नियर कंट्री अंडमान निकोबार से कौन सी है? म्यांमार है। ये चीज़ें आपको पूछी जा चुकी है यार, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, या मैपिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ चाइनीज़ की ऑलरेडी प्रेजेंस हो चुकी है, तो उनकी प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मिलिट्री बेस वगैरह बनाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे चोक पॉइंट हैं, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट है, सोंडा, लोम्बोक, ये सारे के सारे चोक पॉइंट है जो साउथ चाइना सी के तरफ जाते हैं। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के चोक पॉइंट है। अगर इंडिया ने इन चोक पॉइंट पे कब्जा कर लिया तो चाइनीज़ की पूरी एनर्जी इसी पॉइंट से जाती साउथ चाइना सी में, और पूरा का पूरा जितना भी तेल जा रहा है उसको इंडिया यहाँ रोक सकता है अगर इंडिया ने इन चोक पॉइंट पे कंट्रोल कर लिया तो। और चाइना के साथ अगर कुछ होता है इशू फ्यूचर में, तो पूरा का पूरा तेल, जितना भी फूड और जितना भी इंपोर्ट है, सब इंडिया कर सकता है कब्जा। तो यहाँ पर इंडिया की मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, और इसलिए यहाँ पर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सरकार बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर रही है। रिसेंटली रिवैम्पिंग करने की कोशिश की जा रही है, एयरफील्ड, जेट्टीज़ को रिवैम्प किया जा रहा है। इसके अलावा एडिशनल लॉजिस्टिक और स्टोरेज फैसिलिटीज़ बिल्ड की जा रही है, मिलिट्री पर्सनल के लिए बेस बनाया जा रहा है, और रोबस्ट सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर इंडिया की जो आर्मी की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ चाइना की जो प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है इंडियन ओशन में। अब एनवायरनमेंट कंसर्न्स की बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एनवायरनमेंट कंसर्न्स तो हैं ही यार, क्या कंसर्न्स हैं उसे देख लेते हैं। पहले तो पेड़ पौधे कटेंगे बिल्कुल, है ना। जब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे कटेंगे डिफॉरेस्टेशन होगा, नुकसान होगा। दूसरा यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो है जो प्रोजेक्ट है उसका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो सकता है शॉम्पमेंट
जो कि एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो कि एक हंटर गैदरर है जिसकी फ्यू हंड्रेड पॉपुलेशन अब बची है। बहुत कम शॉपमैन कम्युनिटी की पॉपुलेशन बची है, मुश्किल से 200 या 300 लोग गिन के बचे होंगे। और इनको बहुत ज़्यादा खतरा है अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन अब इतनी ज़्यादा है नहीं। और इसके अगेंस्ट में जो है कांग्रेस, जो कि अपोजिशन है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक है इस ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। ये भी माना जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन के जो राइट्स हैं उसे वायलेट किया जा रहा है, और इससे जो आइलैंड की इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जनरली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, जंगलों में रहती है। अब अगर आप जंगल ही ख़त्म कर दोगे तो वो रहेंगे का, तो ओवरऑल उनका हैबिटेट अगर ख़त्म हो जाएगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो पॉपुलेशन फ्यूचर में एग्जिस्ट ही ना करे। इसके अलावा जो कोरल रीफ है वो भी डिस्ट्रॉय होगी अगर हम जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हैं, तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उसके लिए थ्रेट है। इसके अलावा निकोबार मेगापोड बर्ड और लेदर बैक टर्टल, जो कि गैलेथिया बे एरिया में नेस्ट हैं जिनका, उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा है, उनके लिए भी एक निकोबार प्रोजेक्ट से थ्रेट हो सकता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, जो रीसेंट प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा खतरा है एनवायरनमेंट के लिए और ट्राइबल लोगों के लिए। 2023 अप्रैल में कोलकाता की जो एनजीटी की बेंच है उन्होंने किसी भी तरह के इस प्रोजेक्ट में इंटरफेरेंस करने के लिए मना कर दिया था। एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट क्लियरेंस ग्रांट से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसको रेस किया गया था। एनजीटी ने बोला नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात कही थी कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए जो क्लियरेंस दिए गए हैं उस पर देखे, लेकिन उन्होंने है ना स्टे लगाने से मना कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू चलता रहेगा। और उसके बाद जो है अपील गई थी एनजीटी ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो भी डिसमिस हो गई। ठीक है, तो अभी ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू है। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मेनली इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आपके लिए ज़रूरी है, मिलिट्री प्रेजेंस ज़रूरी है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़रूरी है, और कौन सी स्पीशीज़ गैलेथिया बे सी में है, गैलेथिया बे एरिया में है, वो आपको पता होना चाहिए जिसको थ्रेट है। चीज़ें क्लियर है। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय।